आ रही है सर। चलिए ठीक है, तो आज की टॉपिक साइक्लोन ही है। तो साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं? सर उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। सर 2 प्रकार के सर। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली चक्रवात जो है वात का मतलब होता है हवा और चक्र का मतलब होता है चक्रीय परिसंचरण। तो हवा का चक्रीय परिसंचरण, हवा का चक्रीय परिसंचरण ही कहलाएगा चक्रवात। लेकिन इस हवा के चक्रीय परिसंचरण की 2 कंडीशन हो सकती है। पूरे पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर इस चक्रवात की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है उष्मा। ये इसका मौलिक कारण है, उष्मा। क्योंकि हम ये चक्रवात आपको पता है, जैसे आपको बताया अभी, कि 2 तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण और दूसरा उष्ण। उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ऐसे तो इसको टेम्परेट कहते हैं, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को ही टेम्परेट कहते हैं। शीतोष्ण इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें हवा की जो चक्रीय गति होती है, शीत वायु राशि, यानी कि शीत वायु राशि प्लस उष्ण वायु राशि, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। दोनों के आपस में मिलने के कारण जो हवा की चक्रीय व्यवस्था उत्पन्न होती है उसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में केवल और केवल उष्ण हवाएं होती हैं, और इन्हीं ये हवाएं उष्ण हवाएं होती हैं, और ये चक्रीय परिसंचरण जब करने लगती हैं वायुदाब, निम्न वायुदाब के कारण, तो हम इसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इस दोनों की उत्पत्ति पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, ये हो गया विषुवत-रेखीय क्षेत्र। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री के बीच ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं, इस क्षेत्र में कहीं नहीं होते हैं। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बनते हैं, ठीक है। जितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उष्णता ज्यादा होती है, और ये चक्रवात केवल और केवल महासागरों के ऊपर बनते हैं, या कह सकते हैं कि महासागरों में ही बनते हैं। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात जो है 30 डिग्री से खास करके 35 डिग्री कहिए, ठीक है, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच, दोनों गोलार्धों में, ठीक है, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर इस 2 तरह के चक्रवातों के 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का कारण मैंने बता दिया है कि शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र, इस वायु राशि का अगला हिस्सा होगा शीत वाताग्र और इसका अगला हिस्सा होगा उष्ण वाताग्र। ये
तो हम पहले शीतोष्ण चक्रवात को भी देख लेते हैं, उत्पत्ति होती कैसे है। तो यहाँ पर शीत वायु राशि कौन है और उष्ण वायु राशि कौन है, पहले ये समझ लीजिए। तो उष्ण वायु राशि जो मैंने कल ही बताया था, जब भी हवा आर्द्रता से भरी होगी, जब भी हवा आर्द्रता से भरी होगी तो वह हवा गर्म होगी, और जब हवा शुष्कता युक्त शुष्क हवा होगी, सूखी हवा होगी, तो श्वेता महतो क्या बात है जी, श्वेता महतो ऐड हो गई। अच्छा, बाद में बात करेंगे। चलिए, तो जब भी हवा उष्ण, हाँ मैं बोल रहा था कि जलवाष्प से भरी होगी तो वो हवा गर्म होगी, और जलवाष्प विहीन होगी तो वो हवा ठंडी होगी, गर्म भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि इस शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, इस ध्रुवीय क्षेत्र में तो हवाएं चलती हैं, ये शीत वायु राशि होती है, और इधर महासागरों में जो हवाएं चलती हैं पश्चिमी हवा के रूप में, ठीक है, ये उष्ण वायु राशि होती है, ठीक है। तो एक तरह से उष्ण वायु राशि का अगला हिस्सा उष्ण वातावरण और शीत वायु राशि का अगला हिस्सा शीत वातावरण, ठीक है। पहले समझिए, लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, सारे फिगर्स में आपको सेंड कर दूंगा आगे चल के, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देना चाहता हूं, मिटा दूं। यस सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इधर से ध्रुवीय हवाएं और इधर से पछुआ हवाएं, ठीक है, दोनों चलिए। आपने देखा कि दो, तो ये शीत वातावरण का निर्माण करेंगी और ये उष्ण वातावरण का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये हवाएं जब आगे बढ़ेंगी, हाँ, ये दोनों की स्थिति ये हो जाएगी कि ये हवा उष्णता वाली उष्ण वायु राशि, और ये हवा हो गया आपका शीत वायु राशि, ये ठंडी हवा है। देख रहे हैं, कल मैंने बताया था कि जब दो विपरीत स्वभाव की हवाएं, हाँ सर किन्हीं का माइक ऑन है, कुछ दिख नहीं रहा सर मुझे। भाई माइक ऑन ऑफ कर लीजिए आप, ऐसा मत कीजिए तो किसी को नहीं दिख रहा तो घबरा जाएगा। माइक तो सारा ऑफ है जी। सर टैप करने बोल दीजिए, टैप करेंगे तो स्क्रीन से जाएगा ही नहीं। यमनेश, हाँ चलो ठीक, ऑफ कर लो यमनेश। नहीं, टैप कर रखे हैं सर, पर दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर, धनेश्वर में क्या है सर? अब दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अब नहीं सर, देख रहे हैं। नहीं सर, मेरे में तो दिख नहीं आ रहा रहा है सर। एक बार बाहर निकल जाइए फिर आइए। ओके सर। ठीक है ठीक सर, है, दिखाई शायद दे रहा है। सर स्क्रीन में धनेश्वर साव है, कोई उन्हीं का बस नाम शो कर रहा है और कुछ नहीं है। धनेश्वर का माइक ऑफ है। यस सर, मेरे स्क्रीन में भी धनेश्वर का ही दिख रहा है सर। सर मेरा माइक ऑफ है। धनेश्वर का माइक ऑफ है। सर उन लोग को बोलिए पहले से सर विजन पहले से ज्वाइन करने के लिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं अपना फ्लो अगर टूट गया तो फिर मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वही नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मत कीजिए, और माइक सारे लोग ऑफ ही रखिए, ठीक है, क्योंकि देखो जी, एक मूड होता है बताने का, अगर टूट जाता है फ्लो तो बड़ा मतलब कि फिर वही चीज मैं चाहूंगा तो ना बता पाऊंगा, और मैं अपने
सही मूड में रहूंगा तो मैं क्या बता जाऊंगा मुझे भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होगा तो फिर आप ही का घाटा हो जाएगा। तो सारे लोग माइक ऑफ कीजिए, और माइक ऑफ करने के बाद अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार बाहर होके फिर इन, मतलब कि आउट होके इन होइए, शायद हो जाएगा, ठीक है। क्या अभी सबको दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा ठीक है। सर, ठीक सर। हाँ सर, ठीक दिखाई सर, दे रहा तो है, क्या दिखाई भी बात दे है? रहा है, चलो कीजिए सर। ठीक है। तो मैं बता रहा था, पिछले क्लास में बताया था कि जब दो भिन्न वायु राशियां एक दूसरे से के करीब आती हैं, तो दोनों चाहते हैं कि, नहीं बताया था कि पहलवान जब लड़ते हैं तो एक दोनों चाहता है कि मैं उसको ठेल के गिरा दूं, वो चाहता है कि मैं इसको ठेल के गिरा दूं। दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाइश करते हैं। तो जब जोर आजमाइश करेंगी तो उष्ण वायु राशि चाहेंगे कि हम शीत वायु राशि को दबा दें, और शीत वायु राशि चाहेंगे कि हम उष्ण वायु राशि को दबा दें। ये काम लगातार होगा। तो इस कंडीशन में आप इस तरह से बल लगाइएगा, तो जहां बल लगाइएगा वहां दब जाएगा। तो इसी फिगर को अगर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, जहां एरो लगा है ये थोड़ा ऊपर उठ गया, ऊपर वाला एरो लगा है ये थोड़ा नीचे धस गया, फिर इधर वाला एरो लगा है ये ऊपर उठ गया, ठीक है, इधर एरो लगा है ये धस गया। ये कंडीशन आती है। दो वायु राशियां, एक शीत वायु राशि और दूसरी उष्ण वायु राशि या गर्म वायु राशि जब एक दूसरे के करीब आती है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाती है। इसके बल लगाने के कारण उन दोनों के बीच बनने वाले वातावरण में झुकाव पैदा होता है। ये झुकाव पैदा हुआ, यहाँ झुकाव पैदा हुआ, यहाँ झुकाव पैदा हुआ, यहाँ झुकाव पैदा। एक झुकाव इसमें से ऐसा होता है जो कहीं कुछ ज्यादा हो जाता है। कहीं न कहीं ऐसा प्लेस मिलता है जहां एक दूसरी राशि किसी पहली राशि पे ज्यादा हावी हो जाती है, तो वहां झुकाव ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही, अगर मान लीजिए कि यही प्लेस ले लीजिए, इस यहां पर झुकाव अगर ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस ज्यादा झुकाव होने के चलते ये झुकाव धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस झुकाव पर इधर से ये जो शीत वायु राशि है ये प्रभावी हो जाएगी, और इस झुकाव पर इधर से जो है उष्ण वायु राशि जो है ये प्रभावी हो जाएगी। इस सब फिगर को मिटा दीजिए। ये फिगर समझ में आ रहा है? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। ये उष्ण वायु राशि है और ये शीत वायु राशि है। शीत वायु राशि ठंडी है, भारी है। उष्ण वायु राशि हल्की है और गर्म है। तो इस कंडीशन में हमेशा ठंडी और भारी नीचे घुसेगी और गर्म और हल्की को ऊपर उठाएगी। तो अगला जो स्टेप होगा इसका वो ये होगा कि ये थोड़ा कोण और बढ़ेगा, ठीक है, यू, और ये बढ़ेगा यू, ठीक है। यहां पर तो हाँ, यहां पर ये शीत वायु राशि ज्यादा आक्रामक हो और यहां पर ये उष्ण वायु राशि ज्यादा आक्रामक हो। ये ऊपर उठना चाहेगी और नीचे घुसना चाहेगी। शीत वायु राशि नीचे घुसना चाहेगी और गर्म वायु राशि ऊपर उठना चाहेगी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्रिया और भयंकर रूप लेती है, और खास करके इस पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को देखिए, तो ये पॉइंट धीरे धीरे इस यहां पर सबसे पहले यहां गर्म वायु राशि ऊपर उठी, ठंडी को ठेल के ऊपर उठी, और ठंडी यहां से खिसक के सीधा नीचे की ओर आएगी, ठीक है, और गर्म को ही ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही गर्म वायु राशि थोड़ी सी भी ऊपर उठी तो प्लेस हो जाता है खाली, और उस खाली प्लेस में ये शीत वायु राशि, ठीक है, ये ठंडी वायु राशि इस खाली प्लेस में चाहती है कि मैं घुस जाऊं और इसको भर दूं। यहाँ जो खाली प्लेस बना उसमें भर दूं। ये उसी चक्कर में इसको और ठेलेगी ऊपर की ओर, और ये
और ज्यादा ऊपर की ओर उठेगा गर्म वायरस से अपनी गतिशीलता के कारण, क्योंकि यहाँ पर दोनों, अब इस वातावरण के दो हिस्से हो गए। इस हिस्से पर शीत वातावरण ज्यादा हावी हो गया और इस पूर्वी हिस्से पर उष्ण वातावरण ज्यादा हावी हो गया। तो पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और पश्चिमी हिस्सा जो है पूरी तरह से नीचे घुसने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहेंगे शीत वातावरण और इसको कहेंगे उष्ण वातावरण। दोनों अपने अपने नेचर को फॉलो करेगा। उष्ण वातावरण ऊपर उठने की कोशिश करेगा और शीत वातावरण उसके नीचे घुसने की कोशिश करेगा। दूसरी बात कि यहां पर मैं लिख भी देता हूं, उष्ण वातावरण ऊर्ध्वगामी होने की कोशिश और शीत वातावरण अधोगामी होने की कोशिश। ये वर्ड थोड़ा मैंने ज्यादा करके लिख दिया है। एक्चुअली यहां होना चाहिए था कि शीत वातावरण ऊपर उठने की कोशिश, ऊपर ऊर्ध्वगामी ऊपर उठने की कोशिश को ही कहते हैं, ठीक है, और अधोगामी नीचे घुसने की कोशिश, नीचे उतरने की कोशिश, ये होगा। तो पहली घटना ये होती है दोनों के बीच में। दूसरी घटना क्या होती है कि दूसरी घटना ये होती है कि शीत वातावरण अपने क्षेत्र में प्रभावी होता है, उष्ण वातावरण अपने क्षेत्र में प्रभावी होता है, और जैसे ही उष्ण वातावरण थोड़ा सा भी ऊपर उठेगा तो इस एंगल के पास, इस मोड़ के पास उष्ण वायु राशि के थोड़ा सा ऊपर उठने से नीचे एक खाली स्थान का निर्माण होगा और उसको भरने की कोशिश शीत वातावरण तेजी से करता है, ठीक है, उसको भरने की कोशिश शीत वातावरण तेजी से करता है। तो यहां पर लिखिएगा कि दूसरी घटना ये होती है कि उष्ण वातावरण के ऊपर उठने से बनने वाला निम्न वायुदाब के क्षेत्र में शीत वातावरण घुसने की कोशिश करता है और यही कोशिश इस पूरे वातावरण को निर्मित कर देती है, क्योंकि जैसे ही ये वहां घुसता है उष्ण को और ऊपर उठने का मौका मिलता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट यही है, सेकेंड ये है, इसी को फर्स्ट करिए, ये सेकेंड करिए, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि शीत वातावरण बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, ठीक है, शीत वातावरण, ये अब ब्लैक वाला हो गया, ठीक है। देखिए दोनों अब चक्राकार व्यवस्था ले रहे हैं, चक्राकार रूप ले रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे शीत वातावरण नीचे उतरता जा रहा है और उष्ण वातावरण इसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये स्थिति होती है तीसरी अवस्था की, ठीक है। और अगर मैं इसको और ज्यादा विस्तृत करके थोड़ा सा समझाऊं तो ये बनता है आपका, खास करके ये बनता है लो प्रेशर, मान लीजिए 996 मिलीबार, इसके ऊपर 998 मिलीबार, नौ सौ अंठानवे के बाद कितना हो जाएगा, 1000 मिलीबार, ठीक है।
इसी तरह से अगला बनेगा। तो ये वायु दाब रेखाएं हैं, सबसे भीतर सबसे कम वायु दाब है। तो इस कम वायु दाब को भरने के लिए शीत वाताग्र भी हावी होगा और उष्ण वाताग्र भी हावी होगा। तो शीत वाताग्र यहां से यूं इसमें ये व्यवस्था होगी और उष्ण वाताग्र यहां से यूं प्रभावित होगा और इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी है। ठीक है, ऐसी है। तो इसमें अगर इसको हम 4 भाग में बांट दें सीधा, लो जहां कैप खुला छोड़ो सो जाता है। खैर चलो 1 मिनट रुको। अगर हम 4 भाग में बांट दें, ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा शीत वृत्तांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीत वृत्तांश। और ये वाला हिस्सा कहलाएगा उष्ण वृत्तांश। तो 2 हिस्से बने, एक शीत वृत्तांश के एक और ये उष्ण वृत्तांश के। ये उष्ण वृत्तांश का हिस्सा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी एंड दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कहलाएगा और शीत वृत्तांश का हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी। साफ दिख रहा है? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा शीत वृत्तांश, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा उष्ण वृत्तांश। शीत वृत्तांश का अगला हिस्सा चूंकि ये यहां से पार करके इधर घुस गया है, तो ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा शीत वाताग्र। ये कहलाएगा शीत वाताग्र और ये हिस्सा कहलाएगा उष्ण वाताग्र। और यहां क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा हिस्सा उष्ण वृत्तांश है, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी या सीधा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं। कौन सा हिस्सा शीत वृत्तांश है, तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा या फिर केवल उत्तरी पश्चिमी हिस्सा शीत वृत्तांश है, ये कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इसी तरह से पूछेगा कि शीत वृत्तांश का हिस्सा किस भाग में पाया जाता है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आ गया है। उष्ण वृत्तांश का हिस्सा आगे बढ़ता है, ठीक है। शीत वृत्तांश का हिस्सा अभी भी आगे की ओर जाने की ओर अग्रसर है, यहां से आगे निकलने की ओर अग्रसर है और ये हिस्सा अभी भी ऊपर की ओर जाने की ओर अग्रसर है, ठीक है। और धीरे धीरे शीत वाताग्र खेलते जाता है, इसको नीचे की ओर घुसते जाता है और उष्ण वाताग्र को ऊपर की ओर उठाते जाता है। अगली अवस्था में क्या होता है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहां पर सबसे लो प्रेशर है और इसी लो प्रेशर के साथ साथ ये और ज्यादा ऊपर की ओर मुड़ेगा और ये लगभग ऊपर की ओर उठ चुका है उष्ण वाताग्र का अगला हिस्सा, उष्ण वाताग्र, और ये लगभग नीचे की ओर घुस चुका है शीत वाताग्र, ठीक है। ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है। और इसके हवा की गति यूं चलेगी और इसके हवा की गति अभी भी इसी ओर
और इस तरह से दोनों वातागर, दोनों विपरीत राशियां एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करती है, और अंतिम अवस्था ये होती है कि अंततो गत्वा ये उष्ण वातागर ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, हल्का सा घूर्णन जो है निम्न दाब स्थिति यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, और ये उष्ण वातागर पूरी तरह से ऊपर की ओर चला जाता है, और शीत वातागर जो है पूरी तरह से नीचे की ओर आ जाता है, और इस दोनों के बीच ये स्थिति होती है। लास्ट में इस तरह से जब पूरी तरह से उष्ण वातागर ऊपर चला जाता है और शीत वातागर पूरी तरह से निचले हिस्से में भर जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है अधिविष्ट वातागर। और कल हमने अधिविष्ट वातागर के बारे में पढ़ा था कि जब पूरी तरह से गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु राशि नीचे घुस जाती है, चक्रवात की स्थिति समाप्त हो जाती है और सारे तरह के मौसमी परिवर्तन की घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, और तब हम अधिविष्ट वातागर कहते हैं। ये कल पढ़ा था आपने। तो ये चीजें होती हैं। अब इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दो हिस्से हैं और इसमें क्या है कि ये शीत वायु राशि है और गर्म वायु राशि इसके सहारे ऊपर उठ गई, सारे के सारे बादल जो है ये हो गए और धीरे 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 ये वर्षण करने लगे इसी क्षेत्र में। यही अगर ढाल मंद होती है, ठीक है, तो सारे के सारे बादल वायु राशियां आगे बढ़ती जाती हैं और ये यहाँ से वर्षा करती हुई काफी लंबे क्षेत्र में जाती है। ये शीत और इसके विपरीत ऊपर उठने वाली वायु राशि, ठीक है, ये गर्म, ठीक है, ये आगे की ओर चलते चले जाते हैं और इस तरह से लंबी दूरी तक मंद ढाल के सहारे लंबी दूरी तक ये शीत वातागर के ऊपर उष्ण वातागर चढ़ते चले जाते हैं और बारिश लंबी दूरी तक होती है, बहुत धीमी गति से होती है। इसमें हवा बहुत झोंकेदार नहीं होते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हवाएं बहुत तेज झोंके के साथ चलती हैं, ठीक है, वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर हवाएं मुश्किल से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं। हवाएं जो चलती हैं इसमें उष्ण हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर शीत वातागर के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे ऊपर उठती जाती हैं वैसे वैसे वर्षा करती जाती हैं। वर्षा लंबी दूरी तक होती जाती है, वर्षा धीमी गति से होती है, फुहार के रूप में लंबे समय तक होती है, ये स्थिति बनी रहती है। आपके यहाँ वर्षा क्या होती है? एकदम घटाटोप वर्षा, मूसलाधार बारिश, 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, बस इतने में पूरा जलमग्न हो जाता है, ठीक है। तो याद रहे, ढाल जितनी मंद होगी वर्षा उतनी देर तक होगी, उतने लंबे समय तक। वर्षा कम गति से होगी, ढाल जितनी खड़ी रहेगी वर्षा उतनी तेजी से होगी, घनी वर्षा होगी उतने कम समय तक, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये रहा आपका शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति और विकास। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के मौलिक कारण एक ही है और वो है ध्रुवीय शीत वायु राशि तथा पछुआ गर्म वायु राशि का आपस में मिलना। जैसे ही अच्छा, यहां मैं बता दूं कि अभी शुरू में बताया था आपको, अगर ध्यान दिया होगा आपने, तो ये बताया था कि ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के पोलर रीजन से जो हवाएं चलती है इसको हम ध्रुवीय हवा कहते हैं, और पृथ्वी के क्या कहते हैं खास करके 35 डिग्री से ऊपर आगे की ओर जो हवाएं चलती हैं वो पछुआ हवाएं कहलाती हैं। आगे जाके पछुआ हवा का रूप लेती है। ये पछुआ हवाएं जो है ये महासागरों के ऊपर से होकर लंबी दूरी तय करके आती है, इसलिए पछुआ हवाएं उष्ण हवाएं होती हैं, आर्द्र हवाएं होती हैं। उष्णता और आर्द्रता इनका गुण, मौलिक गुण है। जबकि शीत ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं शीत हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं। इनमें शुष्कता होना इनका गुण है, इसमें पूरी तरह से सूखी होती है, कोई आर्द्रता का गुण नहीं होता है। हवाएं ठंडी होती है इसलिए भारी होती है। उष्ण हवाएं, पछुआ हवाएं उष्ण हवाएं होती हैं इसलिए हल्की होती हैं। आर्द्रता से भरी होती है इसलिए भी हल्की होती है। आर्द्रता से भरे होने के कारण ही ये हल्की भी होती है और गर्म भी होती है, ठीक है। और आपको पता है कि आर्द्रता का मतलब कि इसमें
क्या कहते हैं वाटर वेपर से ज्यादा है। और वाटर वेपर्स का मतलब कि कोई ऐसा जल के अणु, जल के परमाणु बिखरे हुए हैं, अणु बिखरे हुए हैं, और ये अणु अकेले नहीं है बल्कि इसने इंफ्रारेड हीट को जकड़ कर पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेंगे इनकी उष्मा इन्हीं के द्वारा छोड़ दी जाएगी और फिर बाकी वो हवाओं को ऊपर उठाने में वही उष्मा काम करे। तो इस तरह से ये ऊपर उठती चली जाती है। लेकिन इनका चक्रीय परिसंचरण का कारण जो है इन शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि का एक दूसरे को खेलना, जिसके चलते ये एक दूसरे में गहराई तक घुस जाना चाहती है। और इसी गहराई तक घुसने के प्रयास में एक खास बिंदु पर जहां बल ज्यादा लगा दिया जाता है किसी एक वायु राशि द्वारा दूसरे वायु राशि पे, तो इस तरह के कोण बनते हैं। दोनों वातावरण में एक झुकाव पैदा होता है और इसी झुकाव बिंदु पर जहां ये झुकाव पैदा होता है गर्म वायु राशि थोड़ी सी ऊपर उठती है और ठंडी वायु राशि उसमें घुस जाना चाहती है, जिसके चलते एक चक्रीय परिसंचरण की व्यवस्था उत्पन्न होती है। विकसित नहीं होती है, उत्पन्न होती है। और इसी उत्पत्ति क्रम में जैसे ही शीत वायु राशि उसमें नीचे की मतलब कि थोड़ी सी ऊपर उठी गर्म हवा और उसमें घुसी शीत वायु राशि, बस वैसे ही गर्म को और ऊपर उठाती चली जाती है और शीत उसके नीचे घुसती चली जाती है, और जिसके चलते पूरी की पूरा चक्रीय परिसंचरण होते जाता है। और ये इस परिसंचरण में तब तक चलता है ये परिसंचरण जब तक कि पूरा का पूरा क्षेत्र शीत वायु राशि से न भर जाए और उसके ऊपर गर्म वायु राशि न चढ़ जाए। देखिए, उसके ऊपर गर्म वायु राशि जब तक पूरा नहीं चढ़ जाए तब तक शीत वायु राशि उसके नीचे घुसती ही चली जाती है। और जैसे ही मतलब कि ये पूरी तरह से नीचे घुस जाए और ये गर्म राशि पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाए, वैसे ही चक्रवात खत्म। ये होता है शीतोष्ण चक्रवात। बर्कलीज ने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। और ठीक है, मतलब इसका व्याख्या सबसे ज्यादा उपयुक्त रहा और मान्य भी रहा। तो ये था शीतोष्ण। आपको समझ में आया या नहीं, कहीं प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए, कोई नहीं पूछा इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको शॉर्ट करता हूं और एक क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूं, इसलिए घबराइएगा मत, ना दिखेगा तो। चलो, इसको मिटा दूं। यस सर। चलिए, शीत चक्रवात तो ये हुआ। हाँ, तो इसमें हवा की गति जो है, ये एरिया जो है इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो ये 800 से 1500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैलता है। हवा की गति की बात करें, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हवा की गति इसमें 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। दूसरी बात, शीत चक्रवात जो होता है ये स्थलीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होता है।
उत्पत्ति, स्थलीय भाग में। दिशा की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व, सॉरी स्थलीय भाग में नहीं, ये महासागरीय में ही होता है, महासागरीय भाग में, ठीक है। लेकिन इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। यही कारण है कि, अच्छा चलिए इसमें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। हाँ ये सही है, ठीक है। इसके बाद हाँ, मैंने आपको फिगर बना के बताया था कि ये है, मान लीजिए 996, ये 998, 1000, 1002, 1003 की वायु दाब रेखा है। ये वायु दाब रेखाएं हैं, ठीक है। और इसको अगर हम 4 भाग में बांट दें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या क्या बताया था आपको कि ये जो होता है कोल्ड फ्रंट और ये होता है वार्म फ्रंट, उष्ण वातावरण और शीत वातावरण, ये बताया था। ये हो गया दक्षिण पश्चिम हिस्सा, ये हो गया दक्षिण पूर्व हिस्सा, ये हो गया उत्तर पूर्व और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, सॉरी ये दक्षिण उत्तर, सॉरी उत्तरी पश्चिमी, ये गलती वहां मैंने कर दिया था। इस हिस्से को उत्तरी पश्चिमी कहेंगे और इस हिस्से को दक्षिण पश्चिमी कहेंगे, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं कोल्ड सेक्टर और इसको कहते हैं वार्म सेक्टर, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कोल्ड सेक्टर और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा वार्म सेक्टर कहलाएगा। ये कोल्ड फ्रंट कहलाएगा और ये वार्म फ्रंट कहलाएगा। ये चीज आपको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है एज ए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है आपसे कि कौन सा हिस्सा गर्म होगा और कौन सा हिस्सा ठंडा होगा, क्या बोलेंगे? बताइए। कौन सा हिस्सा गर्म होगा और कौन सा ठंडा होगा? उत्तर पश्चिम सर, ठंडा। उत्तर पश्चिम ठंडा होगा, यस सर। और उत्तर पूर्व? सर उत्तर पूर्व गर्म होगा सर। उत्तर पूर्व गर्म और दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व गर्म होगा, उत्तर पश्चिम से ठंडा होगा। ये हो गया लो टेम्परेचर और ये हो गया हाई टेम्परेचर। अब समझ में आया? यहां लो टेम्परेचर होगा क्योंकि इस हिस्से में शीत वातावरण का प्रभाव है, शीत वायु राशि का प्रभाव है, और ये हिस्सा दक्षिण पूर्वी हिस्सा वार्म में हाई टेम्परेचर मिलेगा, उच्च तापमान मिलेगा। तो यहां पर क्यों? इसलिए कि यहां पर गर्म हवाओं का प्रभाव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा किस हिस्से में क्या पाया जाता है। दिशा पश्चिम से पूर्व हमेशा होती है क्योंकि दोनों वातावरण एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते हैं। शीत चाहता है कि मैं नीचे घुस जाऊं और गर्म चाहता है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे पर प्रभावित होने के कारण ये ज्यादा आक्रामक होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये हुआ इसका। अच्छा, इसके
विशेषता के बारे में बता रहा था। विस्तार, हवा की गति, उत्पत्ति, दिशाएं हो गई। ठीक है, तो सर एक प्रश्न था। हाँ बोलो। सर जैसे दक्षिण और पूर्व हाई टेम्परेचर बताए, तो उत्तर पूर्व भी तो हाई टेम्परेचर में ही आएगा सर? हाँ, क्योंकि जब ये हवाएं आगे बढ़ेंगी, ऊपर उठेंगी, तो ये हिस्से को भी गर्म कर देंगी, और ये हवाएं और यस आगे सर। बढ़ेंगी तो जी हिस्से सर। को भी ठंडा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, हाँ सही समझा। तो निम्न तापमान जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में, और सॉरी दक्षिणी पूर्वी भाग में, कहा से उत्तरी पश्चिमी भाग में, और उच्च तापमान कहां पाया जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाया जाएगा। ठीक है, उष्ण वातावरण, सॉरी उष्ण वातावरण नहीं, शीत वातावरण, ये कहां पाया गया जी? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। और उष्ण वातावरण कहां पाया गया? दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये सारी चीजें कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। ये फिगर अगर याद रहेगा तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात है। तो अब बताइए कि ये मतलब कि गर्मी का क्षेत्र और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर तो आपने देख लिया। ठीक है, लो टेम्परेचर यानी कोल्डनेस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न and northwestern part due to cold air masses। देखो जी, जब तक गर्म वातावरण यहां पहुंचेगा नहीं, तब तक क्या कहते हैं कि नहीं, ये गड़बड़ हो गया। तुम्हें सब तापमान में देखो, अगर प्रारंभिक स्थिति की बात है, चक्रवात की शुरुआत की बात है, इधर से आने वाली पूरी वायु राशि, ठीक है, क्या थी? ध्रुवीय वायु राशि थी। ठीक है, ये पूरा हिस्सा शीत वायु राशि का होगा, और इधर से जाने वाली पूरी की पूरी वायु राशि किसका है? तो ये गर्म वायु राशि का होगा। तो इस लाइन के नीचे स्टार्टिंग में ये पूरा गर्म क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है, और इस लाइन के ऊपर पूरा का पूरा शीत क्षेत्र है। बाद में चक्रीय व्यवस्था के कारण जैसे ही चक्रीय मतलब निम्न वायु दाब यहाँ क्रिएट होता है, ये पूरी की पूरी शीत वायु राशि इस क्षेत्र में हावी हो जाती है, और पूरी की पूरी गर्म राशि इस वायु क्षेत्र में हावी हो जाती है। जब ये ऊपर उठ जाएगा तो ये हिस्सा गर्म जरूर हो जाएगा, और ये पूरी तरह से नीचे उतर जाएगा तो ये हिस्सा ठंडा जरूर हो जाएगा। लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति के बाद ये भी याद रखना है कि चक्रवात के प्रारंभ में ये पूरा हिस्सा शीत वायु राशि का होगा, ये पूरा हिस्सा गर्म वायु राशि का होगा। लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति के बाद या चक्रवात के विकसित हो जाने के बाद ये पूरा हिस्सा यहाँ वाला अब शीत वायु राशि का होगा, ये पूरा हिस्सा जो है गर्म वायु राशि का। व्यवस्था थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो। तुम जाओ यहाँ से। मम्मा अभी बात कर रही है। कोई आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों का? मिटा दें? यस सर। यस सर। तो अब आते हैं मौसमी घटना में क्या परिवर्तन आता है।
जरा सोच के बताओ, फिगर सामने खड़ा है, मौसम में क्या परिवर्तन आएगा? चक्रवात के बनने के पहले दो वायु राशियां एक दूसरे के करीब आ रही है। पहली बात, एक तरफ से ये शीत वायु राशि है और एक तरफ गर्म वायु राशि है, अभी मिली नहीं है, लेकिन जब ये मिलती है तो एक दूसरे पर प्रेशर डालती है, एक दूसरे के भीतर घुस जाने की कोशिश करती है। तो जैसे ही कोशिश करती है एक दूसरे के भीतर घुसने की, तो दोनों के बीच बनने वाले वाताग्र में एक मोड़ उत्पन्न होता है। जैसे ही मोड़ उत्पन्न होता है, मोड़ उत्पन्न होने वाले बिंदु पर गर्म वायु राशि ऊपर उठने की कोशिश करती है और ठंडी वायु राशि उसके भीतर घुसने की कोशिश करती है। अब यहां से मौसम परिवर्तन ये होगा कि जैसे ही गर्म वायु राशि ऊपर उठेगी, गर्म वायु राशि तो जलवाष्प से भरी हुई है, इसीलिए तो गर्म है, वैसे ही वर्षा होना, मौसम में बदलाव आएंगे, आकाश मेघ से भरता जाएगा और वर्षा होना भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, वर्षा बहुत तीव्र नहीं होती है, वर्षा मंद गति से होती है। क्योंकि अभी इसने उठना प्रारंभ किया है, तो जब तक वो ऊंचाई न पाले जहां पर जाकर बादल संघनित हो जाए, तब तक वर्षा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक बादल चढ़ते हैं, वैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें हवा की गति चूंकि बहुत ज्यादा नहीं होती है, हवा की गति बहुत ज्यादा नहीं होती है, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वर्षा होने में बादल आकाश में भरेंगे, लेकिन वर्षा होने में देरी होती है। और जब गर्म वायु राशि ऊपर उठ लेती है, संघनित होना स्टार्ट होती है, तब वर्षा प्रारंभ होता है। जबकि उष्ण चक्रवात में ऐसा बात नहीं था, जहां बादल भरे इतनी तेजी से ऊपर उठते हैं कि आधे घंटे का भी मौका नहीं मिलता और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आधा दिन, पूरा दिन भरने में लग जाता है, फिर उठने में धीमी गति से हवा, एक तो हवा की गति धीमी, दूसरा हवा की गति धीमी होती है, इसलिए इसके ऊपर उठने में क्या कहते हैं कि टाइम लगता है, और उस टाइम उसके चलते वर्षा धीमी गति से स्टार्ट होती है, देर से स्टार्ट होती है। आगे भी चलकर वर्षा बहुत तेज नहीं हो पाती है, क्योंकि ढाल मंद होती है, यानी कि शीत वायु राशि के ऊपर जो गर्म वायु राशि चढ़ती है, तो एकाएक ऊपर नहीं उठ जाती है, धीमी गति से, धीमी ढाल के सहारे, एकदम जैसे तुम्हारे घर में सीढ़ी बनाए उससे भी मंद ढाल के सहारे ये धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो वर्षा की गति तीव्र नहीं होती है। दूसरी बात कि ये वर्षा फुहार के रूप में होती है। तुम्हारे यहाँ जैसे एकदम घटाटोप टपाटप पानी पड़ने लगा, वैसा नहीं होता है। तुम अगर इस वर्षा का अनुभव करना चाहते हो तो कभी अमरकंटक जाना। अमरकंटक की पहाड़ियों पर जो वर्षा होती है, छाता लेके घूमते रहोगे, एक भी बूंद रोक न पाओगे, क्योंकि बूंद जब होती है तब होती है, बूंद बड़ा मूसलाधार होती है, लेकिन जब बूंद नहीं होती है तो सारे के सारे संघनित बादल, संघनित अवस्था में, जैसे तुम जाड़े के दिन में अपने यहाँ कुहासा और कोहरा देखे हो ना, ठीक वैसे ही वो सारे बादल, मतलब कि वाटर वेपर, क्या कहेंगे, फुहार के रूप में उड़ रहे होते हैं। तुम छाता भी लेके चलोगे तो उससे कोई फर्क ना पड़ता है, वो तो छाता के अंदर घुस के तुमको धीरे धीरे भिगा रहा है, घंटा भर घूमोगे बस भीग जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर बारिश होती है, फुहार के रूप में ड्रिजलिंग होती है। ठीक है, तो ये ड्रिजलिंग के रूप में बारिश होती है, लंबे समय तक, कई दिन तक बारिश होती है, ये सारी घटनाएं होती है। तो शीतोष्ण चक्रवाती है। शीतोष्ण चक्रवात में मौसमी बदलाव यही होता है कि हवाएं जो है 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगी, बारिश बहुत धीमी गति से होगी, फुहार के रूप में होगी, लंबे समय तक। ठीक है, बादल लंबे समय तक आकाश में भरे भी रहेंगे। ठीक है, ये सारी घटनाएं होती है। तो हाँ, पूर्वी हिस्सा, अब देखो पूर्वी हिस्से में वर्षा ज्यादा होगी कि पश्चिमी हिस्से में वर्षा ज्यादा होगी? अब क्वेश्चन ये है, तुमको सोच के बताना है। यमुनेश, प्रभु, धनेश्वर। सर पूर्वी हिस्से में। पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में भी कोई है?
सर पूर्वी हिस्से में धनेश्वर भी पूर्वी हिस्से में। पूर्वी एक हिस्से और में ही होगी सर। अच्छा, कंफर्म? जी सर। यमुना सर। प्रसाद आए कि नहीं? यमुना प्रसाद लगता नहीं आए। ठीक है, तो पूर्वी हिस्से में बात सही आंसर बताया, एकदम सही, बढ़िया बताया। पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश होती है और पश्चिमी हिस्से में कम बारिश होती है, क्योंकि अधिक सारे के सारे वार्म फ्रंट, यानी फ्रंट अगर यहाँ है तो गर्म राशियां होंगी, ये सारे आगे बढ़ेगी और तब ऊपर चढ़ेगी। तो पूर्वी हिस्से में बारिश जो होती है वो ज्यादा होगी और पश्चिमी हिस्से में बारिश कम होगी। इसका मतलब कि इससे अगर ऑब्जेक्टिव इस मैप को देके या बिना मैप दिए भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो इसका मतलब कि तुम लोग बना लोगे। बढ़िया लगा, अच्छा आंसर दिया। चलो ठीक है। सर अब हम इसका प्रभाव मासीराम में पड़ता है क्या? मासिन राम में तुम्हारा ये शीतोष्ण चक्रवात कहाँ है? इंडिया उष्णकटिबंधीय देश है और मैंने पहले ही बताया है फिगर के साथ कि ये जो पृथ्वी है इसमें 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री के बीच उष्णकटिबंध, ठीक है? जी सर, जी सर, समझ, जी सर, जी सर, जी सर। 65 शीतोष्ण चक्रवात। यस सर, यस सर। हाँ चलिए, तो शीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव यहाँ होगा। शीतोष्ण चक्रवात जो है ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है, लेकिन उष्ण चक्रवात अपनी उत्पत्ति के बाद दोनों के दोनों महासागर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के बाद ये पूर्व से पश्चिम की ओर कहते हैं कि मूव करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करता है। दूसरी बात कि शीतोष्ण चक्रवात महासागरों के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं, महासागरों के पूर्वी तटों में, और उष्ण चक्रवात महासागरों के पश्चिमी तटों में, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। उष्ण चक्रवात महासागरों के पश्चिमी तट में उत्पन्न होने के बाद पश्चिम की ओर चलते हैं, यानी स्थलीय भूभाग पे जाते हैं, और ये महासागरों के पूर्वी तट में उत्पन्न होते हैं तो पूरब की ओर चलते हैं, यानी ये भी स्थल की ओर मूव करते हैं। तो सागर से स्थल की ओर मूव करना इन दोनों चक्रवात का नेचर है, लेकिन ये महासागरों के पूर्वी तट पे और ये भी महासागरों के पश्चिमी तट, ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो, आगे भी चल के पूछ सकते हो। इसको मैं मिटा दूं या मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, बनाना आसान है, जनार्दन लाइन तो खींच सकते हो। चलो जब मैं फोटो खींच के भेज देता हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में उष्ण चक्रवात से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अब ठीक है, उष्ण चक्रवात, तो ये मैंने बता दिया था कि उत्पत्ति की अगर बात है तो उत्पत्ति इसकी 5 डिग्री to 30 डिग्री
लैटिट्यूड के बीच होती है। ये महासागरों के पश्चिमी हिस्सों में उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात कि उत्पत्ति के बाद, इसको चाहो तो लिख लो, उत्पत्ति के बाद पूर्व से पश्चिम इनका मूवमेंट होता है, गति। उत्पत्ति के बाद पूर्व से पश्चिम को चलते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए वाताग्र दो भिन्न वायुराशियों की जरूरत नहीं होती है। शीतोष्ण वाताग्र के लिए दो भिन्न वायुराशि की जरूरत है, लेकिन इनकी उत्पत्ति केवल एक ही प्रकार की वायुराशि के क्षेत्र में होता है, और वो भी निम्न दाब की स्थिति बनने की स्थिति। उत्पत्ति का आधार निम्न वायुदाब का निर्माण। कहा? बृहत जल राशि के ऊपर अगर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, ठीक है, और साथ ही कोरियोलिस बल प्रभावी, निम्न वायुदाब बने और बनने के साथ कोरियोलिस बल प्रभावी हो, प्लस पृथ्वी का घूर्णन। तो ये ना ही भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल प्रभावी होता है। ठीक है, निम्न वायुदाब बने, छोटा सा घूर्णन क्षेत्र क्रिएट हो, ठीक है, और ये छोटा सा घूर्णन क्षेत्र इस कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। मतलब कि हवाएं जा रही हैं सीधी, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाएंगी। ये पृथ्वी है, ठीक है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में बाएं मुड़ेंगे कि दाएं जी? ये पृथ्वी है, उत्तरी गोलार्ध में तुम जाओगे तो अपने दाहिने मुड़ेंगे, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ेंगे, ठीक है। तो ये फेरल का नियम है। लेकिन यहाँ कोरियोलिस बल के कारण हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन जब करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है। हवाएं आगे जब बढ़ती हैं, ठीक है, तो खास करके 5 से 30 डिग्री के बीच ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में ये कोरियोलिस बल काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से परिसंचरण, वायु परिसंचरण की स्थिति उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो कोरियोलिस बल के कारण। और ये वायु परिसंचरण वहां पर सबसे ज्यादा तीव्र होता है, जो सबसे ज्यादा हावी होता है, जहां पर निम्न वायुदाब क्रिएट हो, निम्न वायुदाब क्षेत्र बने। उस निम्न वायुदाब, एक्चुअली निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों बनते हैं? तो किसी भी महासागरीय क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र पर लंबे समय तक जब सूर्य की किरणें उस पर प्रभावी रहती हैं, हावी रहती हैं, तो उस कंडीशन में सागरीय जल राशि गर्म हो जाती है उन किरणों के प्रभाव से। आपको ये बात पता है कि अगर बालू पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो बालू बड़ा तेज गर्म होता है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट के लिए सूर्य की किरणों को रोक देता है कोई बादल का टुकड़ा, तो वहां का बालू का तापमान एकदम सामान्य हो जाता है, आराम से खाली पैर रख सकते हैं। लेकिन लगातार अगर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो उस बालू पर पैर नहीं रख पाएगी, इतना गर्म जरूर हो जाता है। जल के साथ ऐसा बात नहीं होता है। जल अगर एक बार उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया तो बड़ा धीमी गति से उसको छोड़ता है। सब 1 सप्ताह से 1 महीने तक, 1 सप्ताह से 3 सप्ताह उसको छोड़ने में लग जाते हैं उसी ऊर्जा। इसलिए जल राशि बड़े लंबे समय तक गर्म रहती है। और दूसरी शर्त जो आप नहीं जानते हैं या आपकी जलवायु की किताब में, जलवायु विज्ञान की किताब में नहीं लिखा है, वो ये कि जल राशि जो है, अगर ये बृहत जल राशि है, ठीक है, तो ये कम से कम 60 मीटर की गहराई तक गर्म हो। पूरी की पूरी जल राशि 60 मीटर की गहराई तक अगर गर्म होती है, तब इस जल राशि के क्षेत्र पर, ठीक है, इस जल राशि के क्षेत्र पर, ठीक है, तापमान की अधिकता के कारण हवाएं जो हैं वो गर्म होके ऊपर उठ जाएंगे,
तापमान की अधिकता के कारण यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और इन हवाओं में इस जल से निकले हुए जलवाष्प रहेंगे। तो ये किसी एक स्थान पर अगर किसी क्षेत्र की हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठ गई अन्य क्षेत्रों की तुलना में, तो बहुत तेजी से ऊपर उठने के कारण ये स्थान हो गया खाली, तो बगल की हवा जो है इसको भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध में दौड़ेगी और जैसे ही दौड़ेगी, ठीक है, वो इस तरह का परिसंचरण व्यवस्था क्रिएट कर देगी। घड़ी के सुई के विपरीत ये घूमती हुई इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगी और जैसे ही इस क्षेत्र के भीतर घुसेगी, ठीक वैसे ही, ठीक है, जैसे ही इस क्षेत्र के भीतर ये हवा घुसेगी, ठीक वैसे ही ये हवा भी यहाँ की गर्मी के कारण, यहाँ की जल राशि की गर्मी के कारण गर्म होगी और ऊपर उठ जाएगी। ये सारा घटना हो रहा है कहाँ? ये सारा घटना हो रहा है समुद्र के ऊपर, ठीक है। बढ़िया से देखिए, ये पूरा ब्लैक बोर्ड समुद्र है। अब इस पे मान लीजिए कि इस समुद्र पर, ठीक है, ये क्षेत्र कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था और गर्म होके इस क्षेत्र से हवाएं तेजी से ऊपर उठी थी। ये क्षेत्र कुछ ज्यादा गर्म हो गया था। अब सही है। और इस क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो पूरी की पूरी राशि यहां से गर्म होकर ऊपर उठ गई। और आपको पता है ये गर्म सागरीय क्षेत्र है और सारी की सारी हवाएं इसके ऊपर की गर्म होके समुद्री जल की गर्मी के कारण गर्म होकर ऊपर उठ गई। मैंने शुरू में बताया था कि ये गहराई तक 50 मीटर की गहराई, 50 से अधिक, 60 मीटर से अधिक गहराई तक गर्म हो गए सूर्य की किरणों के प्रभाव के कारण। और तब ये, हाँ, इसकी गर्मी लंबे समय तक बनी भी रहेगी और इसकी गर्मी इस जल राशि के गर्म होने के कारण इसके ऊपर की हवा जो है वो आर्द्रता के साथ ऊपर उठ जाती है और पूरा का पूरा क्षेत्र वायु विहीन हो जाता है। तो इस वायु विहीन क्षेत्र को भरने के लिए क्या होगा कि चारों तरफ से हवाएं, इस क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं दौड़ कर आएंगी। चारों तरफ से हवाएं दौड़ के आएंगी और जैसे ही इस सीमा में घुसेंगी, दौड़कर आएंगे और जैसे ही इस सीमा में घुसेंगी, ये सारी की सारी हवाएं पुनः इस क्षेत्र की गर्मी के कारण, इसमें जैसे ही घुसेंगी इसकी गर्मी के कारण ये भी फिर से गर्म होके ऊपर, गर्म होके ऊपर, गर्म होके, ठीक है, आई घुसी और गर्म होके ऊपर। तो इस तरह से घुसते जाएंगे और गर्म होकर ऊपर उठते जाएंगे। दूसरी शर्त है कि ऊपर क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में भी ये हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठेंगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएंगी और एक सीमा के बाद ये इतनी ठंडी हो जाएंगी कि और ऊपर उठना इनके लिए संभव नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में जब इनके लिए ऊपर उठना और संभव नहीं रहेगा, ये हवाएं दो विपरीत दिशाओं की ओर मूव कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं दो विपरीत दिशाओं में मूव कर जाती है, ठीक है। यानी कि इनके साथ जो जलवाष्प भरी हवाएं हैं इस ऊंचाई पर आकर आती हैं और धीरे धीरे जैसे ही 1000 मीटर की ऊंचाई को पार करती हैं सीधा संघनन करना स्टार्ट कर देती हैं और ये बादल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस एंड
क्यूमुलो निम्बस, बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये खूब खटाखूब वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं, खूब जम के बारिश करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। तो ये होता है उष्ण चक्रवात। अब रहा सवाल कि उस चक्रवात को एक दूसरे नाम से जाना जाता है और वो नाम है उष्मा इंजन। क्यों? और यहां पर मैंने आपको एक खास चीज बताई थी, वो ये बताई थी कि ये गर्म समुद्री जल जब गर्म होता है तो कम से कम 60 मीटर की गहराई तक गर्म हो। ये बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए कि आपको शायद पता नहीं है कि जब ये बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो ये बहुत ठंडी होती है और इतनी ठंड, चूंकि आपको पता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जब वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, कम समय में बहुत ज्यादा जल उड़ेल दिए जाते हैं और इतने ज्यादा जल जब ठंडे जल उड़ेले जाएंगे और ये ठंडे जल जब समुद्र के सतह पर गिरेंगे तो सारे के सारे समुद्र की सतह को क्या कर देंगे? ठंडा। तो बताइए कि वर्षा होने के बाद ये चक्रवात रहेगा, ये तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र में भले बारिश ना हो, बारिश इस क्षेत्र में होगी, बारिश इस क्षेत्र में होगी, बारिश इस क्षेत्र में होगी और यहाँ का ठंडा जल फिर आगे जो पड़ेगा तो इस क्षेत्र में घुसेगा और इस यहाँ की जल राशि को ठंडा कर देगा। तो क्या चक्रवात बने रहेगा? आज तक पूरे दुनिया में 31 दिन तक बना रह गया एक चक्रवात फ्लोरिडा के पास। ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कितने लंबे समय तक ये चक्रवात, एक ही चक्रवात बना और 31 दिन तक मतलब अंधाधुंध बारिश होती ही रही। ठीक है, 31 दिन, यहाँ एक दिन बारिश हो जाए तो इतनी ज्यादा ठंडी जल राशि मिल जाएगी इस सतह को, ये चक्रवात ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा ठंडी जल राशि हो जाएगी, फिर ये हवाएं ऊपर उठना बंद नहीं होगा। इसलिए उस ठंडी जल राशि जो वर्षा के जल से प्राप्त होती है वो फिर गर्म हो जाती है, क्योंकि सागरीय सतह 60 मीटर की गहराई तक गर्म है। वो ठंडी राशि निचली तहों को चली जाती है और गर्म राशि ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जब तक ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी 60 मीटर की सतह ठंडी ना हो जाए, और ये 60 मीटर कम से कम रहेगा तभी ये कुछ लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर 2-4 मीटर रहेगा तो एक ही दिन के बारिश में पूरा 4 मीटर की गहराई तक ठंडा हो जाएगा और चक्रवात खत्म हो जाएगा। इसलिए चक्रवात के बनने के लिए सब मेरी समझ में पहली शर्त यह है कि 50 से 60 मीटर से अधिक की गहराई तक जल राशि गर्म हो। अगर ये 60 से अधिक की गहराई तक गर्म नहीं होगा तो चक्रवात लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा। ये लाइन किसी ने नहीं लिखी है, ना तो जीएस लाल ने लिखी है और ना सविंदर सिंह सर ने लिखी है, और ये बहुत लॉजिकल चीज है किसी चक्रवात के क्रिएशन, लंबे समय तक के क्रिएशन के लिए। ये चीज जान लीजिए, ये एक्स्ट्रा है। और सबने लिखा है कि निम्न वायुदाब हो, उस निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो कोरियलिस प्रभाव के क्षेत्र में हो। आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में डोल्ट्रम की स्थिति होती है, मतलब कि कोई भी क्षैतिज मूवमेंट हवा का होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर कोरियोलिस बल कैसे लगेगा? काम ही नहीं करेगा। यही कारण है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच पृथ्वी के ऊपर किसी भी हिस्से, चाहे वो सागरीय हो या कुछ भी हो, वहां चक्रवातीय परिसंचरण नहीं होते। मतलब हवा का एक चक्र के रूप में घूमना, भंवर के रूप में घूमना, ये नहीं होता है, क्योंकि वहां डोल्ट्रम के कारण कोरियोलिस बल का प्रभाव खत्म होता है। दूसरी बात कि अगर नीचे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बने जल राशि के ऊपर, तो साथ ही साथ इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में मतलब कि हवाओं के फैलने के लिए, हवाओं के निकलने का भी जुगाड़ बने, तभी नीचे से ऊपर उठने वाली हवाएं ऊपर जाएंगी और दूसरी 2 अलग अलग दिशाओं में बदल जाएंगी, अब बढ़ जाएंगी, तब ये चक्रवात होगा। अगर यहाँ से हवा उठ रही है और यहाँ से हवा फैल ही नहीं रही है तो भी चक्रवात, क्योंकि ये उठना ही नहीं देगा। नीचे से ऊपर उठने वाली हवा ऊपर हिस्से में जाकर भरती चली जाएंगी और इतना प्रेशर पैदा कर देंगे कि नीचे से ऊपर अब हवा का उठना बंद हो जाएगा। इसलिए ये चीज जरूरी है। लेकिन
पृथ्वी पर कुछ परिसंचरण प्रणाली ऐसी है कि ये होता नहीं है, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊपर उठने वाली हवा बिल्कुल दो अलग दिशाओं में जाकर फैल जाती है, ये हमेशा होता है। तीसरी बात कि इस उच्च कोरियोलिस बल की उपस्थिति हो, उच्च तापमान, सागर कब सागर ये गर्म होंगे, सागर तब गर्म होंगे जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगातार समुद्री जल स्तर को मिलता रहे। ठीक है, मोर देन 26 डिग्री या 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगातार समुद्री जल स्तर को मिलता रहे, उच्च तापमान की स्थिति रहती है लगातार बनी हुई, तो उस कंडीशन में सागरीय जल राशि 60 मीटर से ज्यादा गहराई तक गर्म हो जाती है। दूसरी बात कि इसी तापमान में दो इसके फायदे हैं, एक तो सागरीय जल राशि 60 मीटर से अधिक गहराई तक गर्म हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक ये अगर बना रहता है तो पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है, क्या बता रहा था मैं, कि इस तापमान पर बृहद मात्रा में जलवाष्प हवाओं में मिल जाते हैं। और तीसरी बात कल ही बताई थी कि अगर किसी वायु राशि में, ठंडी वायु राशि में भी जलवाष्प भरी हवाएं अगर हम रख दें तो वो ठंडी वायु राशि में नीचे दब के नहीं रहती है, और इतनी कम घनत्व की हो जाती हैं, आयतन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सीधा ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है अपने आप। उनको उठाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और जैसे ही ऊपर उठती हैं, खास करके 1000 मीटर की ऊंचाई तक जाती हैं, वैसे ही उनका आयतन इतना बढ़ चुका होता है कि उस बढ़े हुए आयतन के अनुपात में उनको गर्मी नहीं प्राप्त हो पाती, तो इनकी अपनी गर्मी जो है वो रिलीज हो जाती है। खास करके वाटर वेपर्स जो गर्मी, जो इंफ्रारेड की गर्मी को कैद किए हुए होते हैं, H2O मतलब कि एटॉम्स, वो अपनी उस ऊर्जा को रिलीज कर देते हैं। इसी कैद की हुई ऊर्जा को जिसे वो रिलीज करते हैं गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट जैसे ही इस 500 से ऊपर की ऊंचाई पर जाते हैं ये छोड़ते हैं, और जैसे ही ये लेटेंट हीट छोड़ते हैं तो ये लेटेंट हीट, ठीक है, हीट जो है, चूंकि वाटर वेपर अरबों खरबों की संख्या में है, तो अरबों खरबों की संख्या में है, और एक एक वेपर अगर 0.1 ग्राम भी उष्मा कैलोरी ऊर्जा भी अगर क्रिएट कर देगा तो यहाँ तो खरबों कैलोरी पैदा हो जाएगी। ये खरबों कैलोरी पैदा जो हो जाती है उष्मा, इस पूरे वायु राशि को और तेजी से ऊपर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बेंड के सहारे ये दो दिशाओं में बदल जाते हैं, और जैसे ही दो दिशाओं में आगे बढ़ते हैं तो 1000 मीटर की ऊंचाई को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही ये संघनित होते हैं पूरा जम के बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है घटना। इसमें इनके बनने की आवश्यक शर्त में उच्च तापमान। ठीक है, उच्च तापमान पहली शर्त। दूसरी शर्त थी कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, दूसरी शर्त थी कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये होना चाहिए, तभी ये चक्रीय व्यवस्था क्रिएट होगी इनके होने के लिए। अगर कोरियोलिस बल नहीं होगा तो चक्रीय व्यवस्था क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात ITCJ। तीसरी बात ITCJ की स्थिति। तो ITCJ में एक्चुअली कुछ खास बात ये है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये क्यों कहता है, तो ITCJ में आपने पढ़ा है ये पृथ्वी है और ये 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच का अक्षांश है,
तो यहाँ से व्यापारिक हवाएं दक्षिण गोलार्ध में इस दिशा में चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं इस दिशा में चलती हैं। दोनों हवाएं जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो जैसे ही प्रवेश करती हैं वैसे एक तो ये गर्म हो जाती हैं और दोनों आपस में टकराती हैं और टकरा के ऊपर उठ जाती हैं, टकराने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, दोनों तरफ से आने वाली दिशाएं हवाएं एक ही दिशा को चलती हैं, इस दिशा में, और इस क्षेत्र में जैसे ये घुसती हैं ये गर्म होके सीधा ऊपर, ये गर्म होके ऊपर और ये गर्म होके। तो आईटीसी जेट में चूंकि हवाओं का कन्वर्जेंस होता है, हवाएं एक दूसरे से मिलने की कोशिश करती हैं, मिलने के पहले ही एक तो आईटीसी जेट के चलते निम्न वायुदाब की स्थिति रहेगी, दूसरी बात कि यहाँ पर कोरियोलिस बल का प्रभाव रहेगा, तो हवाएं इस तरफ से आने वाली हवाएं और इस तरफ से आने वाली हवाएं डायरेक्ट मिले और एक दूसरे से मिले, इसके पहले ही कोरियोलिस बल के चलते इनका रास्ता बदल जाता है और ये ऊपर उठती हुई चली जाती है घूमते हुए। ठीक है, यानी कि यहां से जो हवाएं घुसी ऊपर उठते हुए चलती है, ये इधर निकल जाएगा और एक हिस्सा इधर निकल जाएगा। इसको कहते हैं रेन बेंट। रेन बेंट, इधर भी रेन बेंट। और ये निम्न वायुदाब के सहारे ये जो गोल चक्कर घूम रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक खास करके ये दीवार की तरह से निर्मित हो जाते हैं। दीवार इसलिए कि इसमें बाहर की सारी हवाएं आकर घुसने की कोशिश करती है, बाहर की सारी हवाएं आकर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचती है, इस सीमा के पास जैसे ही हवाएं पहुंचती हैं, ये जो है चक्रवात की सीमा, ठीक है, इस सीमा के पास जैसे ही हवाएं पहुंचती हैं, इस क्षेत्र में घुसे, इसके पहले घुसने के साथ ही गर्म होती है और इसके साथ इसमें दीवार की मतलब कि घूमते हुए ऊपर उठने लगती, तो यहाँ पर एक दीवार की तरह से काम करती है, ये घुसने नहीं देती हैं और जो घुस रही होती है उसको लेके सीधा ऊपर की ओर उठ जाती है, तो अपने आप हवा की दीवार बन जाती है जिसमें हवाएं ही नहीं घुस पाती हैं। जैसे ही घुसने की कोशिश करती हैं उसकी गर्मी के चलते ये ऊपर उठ जाती है और अंदर का क्षेत्र जो होता है बिल्कुल ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। तो इस खाली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन आई, चक्रवात की आंख। और ये हिस्सा जो है किनारे वाला जो इसके ऊपर है बनता है, इसको कहते हैं चक्रवात की दीवार, साइक्लोन वाल। ये हो गया वाल, चक्रवात की दीवार। ये अंतर, ये हिस्सा जो होता है बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, काल एरिया, शांत क्षेत्र होता है, यहाँ कोई हलचल नहीं होती, हल्का जल तरंगे हो सकती हैं, वो भी नहीं होती है। और जो ऊपर की वायु राशि होती है, माना जाता है ये इसमें उतर रही होती है, ये भी इसमें उतर रही होती है। ऊपर की वायु राशि जो है इसमें नीचे की उतर रही है, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब इतना कम हो चुका होता है, यहाँ हवा पहुंच ही नहीं पाती है, वायु दाब कम होता है, वहीं ये उतर के इसको भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी आगे चलकर इसमें और ऊपर उठता है। तो ये होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये फिगर सबसे पहले एक इंडियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने बनाया था, नाम याद नहीं आता है, आर से उसका नाम था, इतना याद है। ठीक है, तो आरटीसी जेट ये काम करता है कि आरटीसी जेट साइक्लोनिक कंडीशन के लिए निम्न वायुदाब की स्थिति क्रिएट करता है। आरटीसी जेट पूरे पृथ्वी पर एक निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक है, जो खास करके सामान्य रूप से विषुवत रेखा के ऊपर 0 से π डिग्री के बीच हमेशा पाई जाती है। लेकिन सूर्य जब शिफ्ट करता है उत्तर की ओर, तो ये भी उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाता है, और दक्षिण की ओर सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये भी दक्षिण की ओर सूर्य की किरणों के साथ साथ शिफ्ट करता है।
शिफ्ट कर जाता है। कहने का मतलब कि IT से Z की स्थिति वही होगी जहां सूर्य एकदम परपेंडिकुलर लंबवत होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जहां होगा सूर्य, लंबवत स्थिति में जहां होगा वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा होता है, और जिस स्थान पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होगी वो स्थान सबसे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, वो स्थान सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो IT से Z की स्थिति हमेशा सूर्य के साथ चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध को जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध को जाएगा, वो दक्षिणी गोलार्ध को जाएगा तो IT से Z भी खिसक के दक्षिणी गोलार्ध को जाएगा। भारत में IT से Z की स्थिति लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कायम हो जाती है, जब सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर 21 डिग्री को चमकता है तब। ठीक है, और तब वो स्थिति होती है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है इंडिया में कि वो सारा का सारा IT से Z के चलते जैसे ही स्थापित होता है 25 डिग्री के साथ, वैसे ही आकाश में ऊपर जो जेट स्ट्रीम बह रहा होता है वो यहाँ से विस्थापित होता है। यही कर रहा है, ऊपर जेट स्ट्रीम की स्थिति ना हो। अगर ऊपर जेट स्ट्रीम की स्थिति रहेगी तो यहाँ नीचे चाहे कितना निम्न वायुदाब बने, चक्रवात क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे ही जेट स्ट्रीम हटता है इंडिया के ऊपर से, पूरा बंगाल की खाड़ी की हवा घुस जाती है एकाएक, और जैसे एकाएक घुसती है पूरा ऊपर की ओर उठता है, खूब बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र IT से का प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही हटता है पूरी की पूरी हवा ऊपर उठती है और खूब बारिश होती है, और रेन बैंड जो होते हैं वो भारत में इस बादल को भेज देते हैं पूर्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये फिर आगे की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं, वर्षा होती ही चलता है। वर्षा एकाएक होती है, एकाएक वर्षा को ही मानसून विस्फोट करते हैं। ठीक है, तो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही बना रहेगा, और तब तक बना रहेगा जब तक ये जल राशि गर्म है। 60 मीटर की गहराई तक ये गर्म जब होगी तभी ये चक्रवात लंबे समय तक टिकेगा। अगर 20-30 मीटर की गहराई तक गर्म हुई और चक्रवात बन गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बनेगा, चक्रवात बनेगा, लेकिन वो खत्म जल्दी हो जाएगा। तो किसी भी चक्रवात को औसतन 1 सप्ताह टिके रहने के लिए कम से कम 50 से 60 मीटर या इससे ज्यादा, हाँ 50 से 60 मीटर की जल राशि का गर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल राशि गर्म होगी तभी वाटर वेपर रिलीज करेगी, और वाटर वेपर जब तक रिलीज होते रहेगा चक्रवात तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाटर वेपर तो गुप्त उष्मा लेकर रिलीज होते हैं, छूटते हैं, ऊपर उठते हैं। गर्म गर्म खुद ही है, घनत्व खुद ही कम है, इनका आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, और इनमें गुप्त उष्मा बंधी हुई है, तो ये जब तक गुप्त उष्मा बंधी रहेगी तब तक ये एकदम उड़ते चले जाएंगे। जब ये ऊंचाई पर जाएंगे इनका आयतन और बढ़ जाएगा, घनत्व और घट जाएगा, तो इस कंडीशन में तापमान इनको मिलेगा नहीं, ये अपने तापमान को रिलीज कर देगा। बस वही रिलीज किया हुआ तापमान इनको और ऊपर उठा देगा, इनको और गर्म कर देगा फिर से, और इनको फिर और ऊपर उठा देगा, और उस कंडीशन में जैसे ही और ऊपर उठेंगे संघनित होंगे, और संघनित होने के बाद वर्षा करेंगे। 1000 मीटर की ऊंचाई के बाद ये चक्रवात की दीवार जो है 2 अलग अलग रेन बैंड में बढ़ जाती है, और इसी रेन बैंड के सहारे क्यूमुलोनिम्बस और निम्बस, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस 2 प्रकार के बादल बनते हैं। इसमें से क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है सबसे ज्यादा बरसता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा बरसने वाले बादल कौन है, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछे कि किस प्रकार के बादल सबसे ज्यादा वर्षा करते हैं, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ये चक्रवात समझ में आया? सर क्वेश्चन एक बार सर बताइए। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? अभी सर बोले थे सर किस प्रकार? अभी मैंने ये बोला था कि यहाँ पर कौन से बादल सबसे ज्यादा बरसते हैं, तो क्यूमुलोनिम्बस सबसे ज्यादा वर्षा करने वाले बादल होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर पिछली बार पीजीटी में न आया होगा तो मेरे ख्याल से निश्चित आना चाहिए। सर हिंदी में नाम बताइए ना। हिंदी में कपासी बरसी बादल। नहीं, हम हिंदी देख के बोलेंगे, हमको याद नहीं। क्यूमुलोनिम्बस लिख लो तुम, हिंदी बोल देगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कपासी बरसी बादल होगा सर। कपासी बरसी शायद होता है, याद नहीं। सर अच्छा से लिख दीजिए। यस सर, हमको भी हिंदी में लग रहा था कपासी बादल होगा। कपासी बरसी बादल।
कपासी वर्षी। सर इंग्लिश नेम ही लिख दीजिए ना सर। सर इंग्लिश वाला लिख दीजिए ना बोर्ड में। सर बोर्ड में लिखिए ना। क्यूमुलो निम्बस दिखाई दिया। शायद कपासी वर्षी होता है, यही होता है सर। कपासी वर्षी। ये सर्वाधिक वर्षा करने वाले बाग। ठीक है। चलो मैं इसका एक फोटो ले लेता हूं। ठीक है, फिर तो ये चीज हो गई। अब भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत में किस तरह के चक्रवात का प्रभाव पड़ता है जी? शीतोष्ण चक्रवात का या उष्ण चक्रवात का? उष्ण का सर। उष्ण चक्रवात का सर। ठीक है। उष्ण चक्रवात का। सबसे ज्यादा चक्रवात भारत में कब आते हैं? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में? जून में। सितंबर में सर। अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर बोलता है सितंबर में। सबसे ज्यादा चक्रवात अक्टूबर नवंबर में आते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं भारत में जो चक्रवात आते हैं? तो सर क्या बोले, फिर से एक बार बोलिए ना। भारत में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं कितने डिग्री के बीच बनते हैं? अधिकतर भारतीय चक्रवात जो मानसून समय में आते हैं ये 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बनते हैं। ठीक है। कौन सर म्यूजिक बजा रहा है? कहीं दूर कोई बजा रहा है, अब उसको उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। लेकिन ये होता है मानसून के समय, मानसून काल में। लेकिन मानसून काल में लौटते मानसून के समय आना चाहिए, और आते हुए मानसून के समय में ये 16 से 25 डिग्री के बीच में बनता है। तो एक तरह से हो गया 10 डिग्री से 25 डिग्री। ये सही आंसर है। खैर इतना डिप्टी जाके नहीं पूछेगा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब रहा सवाल कि इस चक्रवात में आए नॉर्थ में होगा सर, 10 से 25 डिग्री नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। अब रहा सवाल कि इस चक्रवात के आने पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने पर मौसम में क्या परिवर्तन आता है?
मौसम में परिवर्तन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आसमान चक्रवात साफ हो जाएगा ना सर? सबसे आकाश साफ हो पहले जाएगा। यस। आकाश साफ होता है। एक बात जान लो कि मैंने हमेशा गेस किया है, हमें जब भी लहरदार बादल दिखते हैं आकाश में, तो मैं जो भी अपने पास होता है मैं उसको बोलता हूँ कि चक्रवात लगता है, और 2 से 3 दिन नहीं बिकता है चक्रवाती हवा घुस जाती है। मतलब ये उसके पच्छाव स्तरी में पच्छाव स्तरी, ये ऐसे मेघ होते हैं जो चक्रवात के आने के पहले आ जाते हैं आकाश में। यानी कि इसकी पहचान अगर तुम्हें है तो तुम चक्रवात के आने के पहले सूचना प्राकृतिक रूप से, किसी मशीन या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तुमको अपने आप मिल जाएगा कि चक्रवात आ रहा है, तुम्हें अलर्ट हो जाएगा। चक्रवात की गहनता क्या होगी, कैसे होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन चक्रवात आ रहा है। ठीक है, तो पच्छाद स्तरी मेघ चक्रवात के सूचक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पच्छाद स्तरी मेघ चक्रवात की सूचक होते हैं। अब रहा सवाल कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने पर मौसम में क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहली घटना तो ये होती है कि वायु जो है मंद पड़ जाती है, यानी हवा की गति बिल्कुल लगता है कि अब रुक गई है, रुकने जैसी हो जाती है। जब हवा की गति रुकने जैसी हो जाती है तो क्या होता है, इससे भी तापमान में वृद्धि, तेजी से तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो तुमको पता है क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तापमान में वृद्धि होगी तो वायु दाब बढ़ेगा ना जी? हाँ वायु दाब बढ़ेगा सर, घटेगा घटेगा। वायु दाब बढ़ेगा सर। वायु दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तापमान वृद्धि होगा तो वायु दाब घटेगा सर। सही बोल रही है, तापमान की वृद्धि में वायु दाब घटेगा। घटेगा। चलो ये तो कम से कम बढ़िया स्टूडेंट मिला हमको। अगला है तुम्हारा कि जब वायु दाब घटेगा तो वायु का वेग क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? क्या बोले, वायु वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। अब मान लो कि यहाँ पर वायु दाब है तुम्हारा 996, ठीक है, और यहाँ पर वायु दाब है 1022। ये एक अलग दशा है। ये दशा है कि 998 है या फिर 1000 है वायु दाब घटना है, और यहाँ पर वायु दाब है 1022। अंतर कहाँ ज्यादा है, यहाँ या यहाँ? ऊपर में सर। ए में अंतर ज्यादा है कि बी में अंतर ज्यादा है? ए में सर बी। क्या बात है, मधु सही बता रही है, बी में ज्यादा है, बी में 996 है और यहाँ 1000 है। यहाँ का अंतर मात्र 22 है और यहाँ का अंतर 22 है, तो ये अंतर ज्यादा हो रहा है जी। हाँ सर, उसमें बढ़ेगा सर। दूसरी बात, यस सर। वायु दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा वायु की गति उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आई बात? वायु दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा, वायु दाब का अंतर मतलब ढाल, यहाँ पर ढाल ज्यादा है और यहाँ पर ढाल कम है। पानी कहाँ तेजी से बहेगा, यहाँ या यहाँ? पानी दोनों जगह बहेगा, लेकिन तेजी से कहाँ बहेगा? ज्यादा जहाँ पर ढाल ज्यादा होगी, जहाँ पर वायु दाब में अंतर ज्यादा होगा, जहाँ पर ढाल ज्यादा होगी या वायु दाब में अंतर ज्यादा होगा, वहां पर पानी या हवा उतनी ही तेजी से बहेगी। जितना ज्यादा अंतर उतनी ही तेजी स्पीड में हवा, सीधी सी बात। ठीक है, तो वायु दाब में अंतर जैसे बढ़ेगा हवा की गति क्या होगी, बढ़ेगी। सर वायु दाब घटेगा तो वायु का वेग बढ़ेगा सर। हाँ, वायु दाब घटेगा तो वायु वेग बढ़ेगा। ठीक है, वायु दाब और तापमान दोनों में समानता है।
तापमान बढ़ रहा है तो वायु वेग भी बढ़ रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। डायरेक्ट कह दोगे तो लोगों को समझ में ना आएगा, बड़का काबिल हो गए हो। घुमा के कहोगे तो तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, घटेगा। वायु दाब घटेगा तो वायु वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तब मान लेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत कहना, नहीं तो तुम्हें को पागल करोगे। ठीक है, अगर वायु वेग बढ़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले पक्षाभ मेघ दिखते हैं। पक्षाभ मेघ का, और ये ही पक्षाभ मेघ चक्रवात के सूचक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सागरों में वायु वेग के कारण ऊंची तरंगों का उठना। सागरों में वायु वेग के कारण ऊंची तरंगों का, इस ऊंची तरंगों को क्या कहते हैं, महोर्मी। क्या कहते हैं, महोर्मी। और ये तट पर जब टकराती हैं तो काफी घातक होती है। ठीक है, पिछली साल जब मुंबई में बारिश हुई थी तो यही हुआ था, महोर्मी के चलते बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो सागरों में वायु वेग के कारण ऊंची तरंगें उठती हैं जिसको हम महोर्मी कहते हैं। और चक्रवात इसी महत्व के साथ साथ नजदीक आते हैं। चक्रवात का नजदीक, ठीक है, चक्रवात नजदीक आता है। और जैसे जैसे चक्रवात नजदीक आएगा हवाओं का तूफानी रूप धारण करना, वैसे वैसे हवाएं जो हैं तूफानी रूप धारण करती चली जाती है। ठीक है, तब क्या होता है, तो आकाश जैसे जैसे हवाएं तूफानी रूप धारण करेंगी, इसका मतलब उसमें वाटर वेपर और बढ़ते जा रहा है, वाटर वेपर की मात्रा बढ़ते जा रही है। और जैसे जैसे वाटर वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काले कपासी वर्षा वाले मेघ का छान, काले कपासी वर्षी मेघ का आकाश में छाना। आकाश भर जाता है पूरे काले कपासी वर्षी मेघ से और पूरा का पूरा आकाश काला हो जाता है। ठीक है, जब ये घटना हो जाती है तब थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा का, मूसलाधार वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 10 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है सामान्यतः 10 से 25 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन अगर अवरोध हो जाए, इनको रोकने वाला रास्ते में कोई पर्वतीय हिस्सा मिल जाए, बहुत बड़ा जंगल का एरिया मिल जाए, ठीक है, तो अवरोध की स्थिति में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक है, जब काफी देर वर्षा हो जाती है तो कुछ समय के लिए क्या होता है कि अचानक वायु शांत हो जाती है। कुछ समय के लिए अचानक वायु का शांत होना। ठीक है, कुछ देर के लिए, खास करके ये टाइम जो होता है 30 मिनट से 45 मिनट होता है, जहां तक मेरी मेमोरी है। मैंने कई चक्रवातों को देखा है और लगातार पड़ रहा है, बारिश हो रही है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बीच में कुछ देर के लिए रुकेगा। ठीक है, कुछ देर के लिए रुकता है तो लगता है बारिश होना बंद हो जाएगी, आदमी
अपना छोटा मोटा काम निपटाने के लिए निकल जाता है, ठीक है, गांव से दवाई वाई ला लेता है, चलो बारिश छुट्टी है ला लेते हैं, लेकिन जैसे दवाई लेके लौट रहा होता है तो बारिश फिर से जाने लगता है, ठीक है। तो ये अनुभव की बात है, तुम लोग अगर अनुभव किए होगे तो ऐसा ही पाओगे तुम, ठीक है। तो कुछ घंटे के बाद अचानक बारिश शांत हो जाती है कुछ समय के लिए, ठीक है, और इसके बाद वायु शांत होने के साथ साथ ये भी होता है कि आकाश का मेघ रहित होना, आकाश का साफ होना, आकाश साफ भी हो जाता है, ठीक है, वर्षा रुक जाती है, और ये लक्षण है कि उस स्थान पर चक्रवात की आंख जब चक्रवात की आंख पहुंचती है तभी ये घटना होती है। कुछ समय के लिए चक्रवात शांत है, आकाश मेघ रहित हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है, लेकिन जब चक्रवात की आंख गुजर जाती है तब होता क्या है, फिर से आकाश घने बादलों से भर जाता है, ठीक है। फिर से वायुदाब का निम्न सर चक्रवात की आंख लिखे हैं सर, चक्रवात की आंख पहुंच जाते हैं का काले मेघ से भर जाता और फिर मूसलाधार फिर से क्या, ये जो मेघ आकाश मेघ रहित हो जाता है और कुछ समय के लिए शांत हो जाती है वायु, ये लक्षण है कि उस स्थान पर चक्रवात की आंख पहुंच चुकी है। और मैंने बताया था ये चक्रवात है की आंख है, तो इसके चारों तरफ की हवाएं इसी के चारों तरफ घूमती रह जाती है, और ये बीच वाला हिस्सा जो है ऊपर से नीचे तक, ये हिस्सा आप देख रहे हैं खाली का खाली रह जाता है। ये किसी भी स्थान पे पहुंचेगा तो यहाँ के ऊपर भी आप जाइएगा देखिएगा तो यहाँ पर हवा मतलब कि बादल नहीं है, बादल तो आपके यहाँ पर हो गए, बादल तो यहाँ पे हो गए, ठीक है, यहाँ कोई बादल नहीं, बल्कि यहाँ से हवा का एक हिस्सा उतरता भी है नीचे इसमें, क्योंकि वायुदाब बहुत दिन होता है, इसको भरने के लिए गैप खाली नहीं रह सकता है, हवा थोड़ी उतरती है जो उसको भर सके, वो हवा ऊपर नहीं उठती है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रवाह होता है, नीचे जो सरफेस होता है बिल्कुल शांत रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है जल में, कोई तरंग नहीं पैदा होती है, ये चीजें होती है। और ये हिस्सा जहां जहां से गुजरेगा वहां कुछ समय के लिए अचानक वायु शांत हो जाएगी और आकाश मेघ रहित हो जाएगा। लेकिन ये हिस्सा जैसे ये हिस्सा, ये मान लो कि पूरब से पश्चिम जा रहा है, जैसे ये हिस्सा ये किनारा पहुंचेगा इस स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पर रहेगा शांत रहेगा, यहाँ पर रहेगा शांत रहेगा, यहाँ पर रहेगा शांत रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ के बाद चक्रवात आगे बढ़ा, चक्रवात में इस स्थान पर जहाँ तुम खड़े हो फिर से वही घटना स्टार्ट जो यहाँ से शुरू से चली थी, फिर से वही घटना स्टार्ट हो जाएगी, निम्न दाब फिर से मतलब कि काफी गहरा हो जाता है, ठीक है। और यह अवस्था कहा ना तुमको कि आधे से 45 मिनट के लिए रहती है, तो ये आधे से 45 मिनट के लिए रहती है, और पुनः चक्रवात के पृष्ठभाग का आगमन होता है, ठीक है, मूसलाधार वर्षा फिर से प्रारंभ, चक्रवात के पृष्ठभाग का आगमन, फिर से लंबे समय तक घना घोर वर्षा,
तक घना घोर वर्षा। और जब ये घटा काफी लंबे समय तक हो जाती है तब क्या होता है कि चक्रवात काफी आगे बढ़ चुका होता है और धीरे धीरे वायु दाब का बढ़ना, अब वायु दाब घटेगा नहीं, धीरे धीरे वायु दाब बढ़ेगा। वायु दाब बढ़ेगा तो आकाश साफ होगा, हवा की गति मंद होगी और वर्षा समाप्त। ये होता है पूरा मौसमी परिवर्तन। इसको लिखना मत, मैं कर देता हूं, आसानी हो जाएगी, देख के लिख लेना, ठीक है। ठीक है, तुम में से किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो ये मैंने सेंड कर दिया है, देख के आराम से बैठ कर। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दी जाए क्या? आवाज जा रही है मेरी? जी थैंक यू सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।